नमस्कार प्यारे बच्चों, आज दिनांक 27 मार्च वर्ष 2021 10वीं कक्षा मैथ्स 2 क्वेश्चन बैंक में समरूपता चैप्टर के जो प्रश्न दिए हैं उसकी चर्चा मैं कर रहा था। क्वेश्चन 3 तक मैं आपको बता चुका हूं और इस वीडियो में क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 के सवाल एक्सप्लेन करूंगा। आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन 4 के पहले सवाल में क्या दिया है कि समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा 8 सेमी है, तो अन्य समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज PQR की भुजाओं की आधी हैं। तो त्रिभुज PQR दिया है, समबाहु त्रिभुज PQR दिया गया है, इसकी सभी भुजाएं 8 हैं। अन्य जो समबाहु त्रिभुज है उसे त्रिभुज ABC मैंने मान लिया है और इसकी भुजा दिए गए समबाहु त्रिभुज की आधी है, यानी 8 की आधी है, तो उसकी भुजा 4 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा गया है। तो इसे सीधा सूत्र से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो त्रिभुज ABC है इसकी भुजाएं त्रिभुज PQR की भुजाओं की आधी है, इसलिए इसकी भुजा 4 हो जाएगी। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का वर्ग होता है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी यहाँ पर √3/4 भुजा का वर्ग हो जाएगा। अब चूँकि भुजा जो है 8 की आधी है यानी कि 4 है, तो यहाँ पर 4 का वर्ग 4 × 4 हो जाएगा, 1 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4√3 वर्ग सेमी आ जाएगा। तो इसलिए जो दूसरा जो त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं आधी हैं दिए गए त्रिभुज की भुजाओं से, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4√3 वर्ग सेमी। क्वेश्चन 4 का दूसरा सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो तो सिद्ध करो कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हम लोग मान लेंगे, माना दिए गए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR हैं। अब दिया क्या है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हैं। साथ ही यह भी दिया है कि इनके क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अर्थात त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। तो उपपत्ति यहाँ पर शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये दिया गया है। अब हम जानते हैं कि यदि त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर हो जाएगा AB² PQ², क्योंकि AB और PQ संगत भुजाएं हैं। ऐसे ही अन्य संगत भुजाएं लिखेंगे तो BC² QR² तथा AC² PR² मिल जाएगा। इसका कारण होगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का प्रमेय। अब यहाँ पर ये दोनों क्षेत्रफल बराबर दिए गए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसलिए ये कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा अब अगला स्टेप कि 1 = ये AB² PQ² बराबर BC² QR² बराबर AC² PR²। अब वर्गमूल यदि हम ले लें तो यहाँ पर ये जो सारे स्क्वायर हैं ये सारे स्क्वायर हट जाएंगे, 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा। इसको मैंने कथन 1 नाम दे दिया। अब यहाँ पर यदि हम लोग तिर्यक गुणा करें, AB/PQ है और 1 है, तिर्यक गुणा करें तो AB बराबर PQ हो जाएगा, ऐसे BC बराबर QR हो जाएगा, AC बराबर PR हो जाएगा, यानी कि AB और PQ सर्वांगसम, BC और QR सर्वांगसम, AC और PR सर्वांगसम, क्योंकि सबका अनुपात 1 है। इसका मतलब ये सब इक्वल हैं। जब अंश और हर बराबर होता है तो ही उनका अनुपात 1 होता है। यहाँ इन सब का अनुपात 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सभी के अंश और हर बराबर होंगे, इसलिए AB और PQ सर्वांगसम, BC QR सर्वांगसम, AC PR सर्वांगसम। अब पहले त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के सर्वांगसम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, कारण भू कसौटी। तो इससे सिद्ध होता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। बढ़ते हैं चौथे के तीसरे सवाल पर कि दो त्रिभुज समरूप हैं, इसमें से छोटे त्रिभुज की भुजाएं 4 सेमी, 5 सेमी और 6 सेमी हैं, तो बड़े त्रिभुज की परिमिति 90 सेमी है, तो बड़े त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करिए। यहाँ हमने
मान लिया कि माना त्रिभुज PQR बड़ा त्रिभुज है और त्रिभुज ABC छोटा त्रिभुज है। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं, इसलिए उनकी संगत भुजा के अनुपात बराबर होंगे। यहाँ पर तीनों संगत भुजा का अनुपात मैंने बराबर लिख दिया, कारण समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान होती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर त्रिभुज जो ABC था उसकी सभी भुजाएं का मान दिया था, तो हमने 4, 5 और 6 सभी भुजाओं का मान डाल दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर तुल्यानुपात लगा दिया है। तुल्यानुपात 9th का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि यदि अनुपात बराबर दिए हों, कुछ अनुपात यदि बराबर हैं, तो उनके अंश और हर को यदि प्लस कर दिया जाए तो जो नया अनुपात मिलेगा वह भी सबके बराबर ही होता है। मतलब PQ + QR + PR और ये नीचे का 4 + 5 + 6 करके जो आंसर आएगा वो भी इन तीनों के बराबर ही होगा। इसी को तुल्यानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर तुल्यानुपात मैंने लगा दिया। तो तुल्यानुपात में क्या करते हैं, ऊपर का सब प्लस कर देते हैं, यहाँ जैसे मैंने कर दिया। नीचे जो हर है वो भी सब प्लस हो जाता है, और ये पूरा ये दिए गए सभी अनुपात के बराबर होता है। तो इसलिए सारे अनुपात भी मैंने यहाँ लिख दिए और ये बराबर ही होगा। इसके बाद में ये PQ + QR + PR, ये त्रिभुज PQR की परिमिति है जो कि 90 दी गई है। कैंसिल करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर इसे मैंने नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम तिर्यक गुणा करें, PQ/4 है, तिर्यक गुणा करेंगे तो PQ = 24 हो जाएगा। ऐसे QR/5 और 6 इनका तिर्यक गुणा करें तो QR 30 आ जाएगा। PR/6 और इधर 6 तिर्यक गुणा तो PR 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से बड़े त्रिभुज PQR की भुजाएं 24, 30 और 36 सेमी मिल जाएंगी, जो कि मैंने यहाँ पर फाइनल आंसर हमें यही लिखना है कि इसलिए बड़े त्रिभुज की भुजाएं 24 सेमी, 30 सेमी तथा 36 सेमी हैं। तो क्वेश्चन 4 यहाँ पर समाप्त होता है। अब क्वेश्चन 5 शुरू करते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन 5 शुरू होता है जो 3-3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक आकृति दी है त्रिभुज PQR, जिसमें PS 2 दिया है, PS का मान 2 दिया है, SQ का मान 6 दिया है, QR का मान 5 दिया है। PT यहाँ पर X है, PT का मान X है, TR का मान Y है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि X और Y का मान इस प्रकार ज्ञात करिए कि ST और QR समांतर हो। तो X और Y की वे सभी संभव मान हमें ज्ञात करने हैं कि जिसमें ये जो ST है वो QR के समांतर हो। तो देखो बेटा, ST और QR समांतर कब होंगे, जब ये PS और SQ का जो अनुपात है उसी अनुपात में X और Y भी होगा। PQ और SQ का अनुपात आप देखिए, ये जो SQ है ये PQ का 3 गुना है, ये 2 है तो ये 6 है, 2/3 6। इसी प्रकार ये Y भी अगर X का 3 गुना होगा तो ही ST और QR समांतर होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर X 1 है तो Y उसका 3 गुना यानी 3 होना चाहिए। ये अगर 2 है तो Y 3 गुना यानी 6 होना चाहिए, 2/3 6। ये 3 है तो 3 त्रिक का 9 होता है, तो Y 9 होना चाहिए। तो इस तरह से इसी 1/3 के अनुपात में ही अगर X और Y होगा तो ही ST और QR समांतर होगा। इस समानुपात के मूलभूत प्रमेय का विलोम का ये नियम है। तो इसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है कि यदि ST समांतर QR हो तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय से PS/SQ = PT/TR हो जाएगा। PS और SQ 2/6 है, कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब X और Y का अनुपात जो है वो 1/3 होना चाहिए। तो इसलिए X का मान यदि 2, 3, 4 आदि ऐसा रखते हैं तो Y का मान उनका 3 गुना होगा, यानी 2 रखा है हमने तो 2/3 6, 3 त्रिक का 9, 4/3 12। तो इस प्रकार से X और Y के सभी संभव मान हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 5 का पहला हुआ। अब क्वेश्चन 5 का दूसरा, यानी ये जो नमूना प्रश्न पत्र है इसका ये आखिरी जो है ये सवाल है। सवाल क्या है कि एक वास्तु विशारद के पास इमारत की एक प्रतिकृति है, मॉडल है, एक बिल्डिंग है, उसका एक मॉडल है। तो यदि जो मूल इमारत की लंबाई यदि 1 मीटर हो तो प्रतिकृति की लंबाई 0.75 सेंटीमीटर होती है। मैंने डायग्राम में यहाँ पर इसको दिखाया है कि ये मूल इमारत है
यदि इसकी लंबाई 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर हो तो जो प्रतिकृति है, बिल्डिंग की मॉडल है, उसकी लंबाई 0.75 सेंटीमीटर होगी। अब सवाल में दिया है कि यदि एक अन्य दूसरी कोई इमारत है जिसकी लंबाई 22.5 मीटर हो और ऊंचाई 10 मीटर हो, तो उसका यदि मॉडल बनाया जाए, उसकी प्रतिकृति बनाई जाए, तो उसकी लंबाई और ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए, हमेशा जो इमारत है और उसकी जो प्रतिकृति है, इनके जो माप हैं, ये हमेशा समान अनुपात में होते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल के द्वारा इसे समझाया है कि मूल बिल्डिंग है और ये मूल बिल्डिंग की लंबाई और ऊंचाइयों के माप हैं, और ये जो प्रतिकृति है ये उनके लंबाई और ऊंचाइयों के माप हैं। तो यहाँ 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर के लिए हमें दिया था 0.75। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जब 100 सेंटीमीटर लंबाई हो मूल बिल्डिंग की, तब प्रतिकृति की जो लंबाई है 0.75 होती है। फिर मूल बिल्डिंग की लंबाई यदि 22.5 मीटर 100 से गुणा कर देंगे तो 2250 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये यदि लंबाई है तो प्रतिकृति की लंबाई हमें ज्ञात करनी होगी, तो हमने उसे x मान लिया। ऐसे ही मूल इमारत की ऊंचाई 10 मीटर यानी कि 1000 सेंटीमीटर है, तो जो प्रतिकृति है उसकी ऊंचाई कितनी होगी, हमने यहाँ पर y मान लिया। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर ये जो अनुपात है लंबाइयों का वो बराबर होगा। तो ये मैंने नीचे देखिए x मान लिया कि माना मूल इमारत की लंबाई 22.5 मीटर हो, अर्थात 2250 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिकृति की लंबाई x होगी। अब ये सभी लंबाइयाँ समानुपात में हैं, तो ये मैंने अनुपात समान लिख दिया, 100/2250 बराबर 0.75/x। तो ये अनुपात बराबर होगा। यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ x का मान 16.875 आ जाएगा। ऐसे ही मूल ऊंचाई जब 1000 सेमी है तो प्रतिकृति की ऊंचाई मैंने y मान लिया। अब यहाँ फिर से हमने अनुपात ले लिया, कोई भी अनुपात हम ले सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड वाला ही ले रहा हूँ मैं, 100/1000 लूँगा तो यहाँ पर 0.75/y हो जाएगा। तो वही अनुपात मैंने यहाँ पर लिया है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो y 7.5 हो जाएगा। तो इसलिए फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे कि इसलिए प्रतिकृति की लंबाई व ऊंचाई क्रमशः 16.875 सेंटीमीटर तथा 7.5 सेंटीमीटर है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 4 और 5 समाप्त होता है। समरूपता चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक में दिए गए थे वो मैंने आपको बता दिया है। इसे आप अच्छे से अभ्यास करिए। कहीं कुछ पूछना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर से आपके डाउट सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। जो अगला चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। धन्यवाद।